क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे डिजाइन योर लाइफ। सब्जेक्ट इंग्लिश में है, प्रस्तुति हिंदी में दे रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को संवारे, सजाएं। कैसे? पूर्व वक्ताओं की बातों को ऐड करती हुई आगे बढ़ूं। सबसे पहली बात अगर मैं कहना चाहूंगी तो वो यह है, सही काम करें, सही ढंग से करें और सही समय पर करें। जिंदगी सुधारने के लिए शैली को सुधारना होगा। मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल, अगर उसे अच्छे ढंग से आपने सजाया है, जिंदगी संवर जाएगी। समय के साथ जो व्यक्ति चलता है, जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है, वह जीवन को संवार लेता है, क्योंकि समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। हम भाग्यशाली हैं जिन्हें समय को समझने की समझ मिली है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो समय की कीमत को समझ सकता है। पशु के पास जीवन और जिंदगी तो है, मगर संवारने की ताकत उसके पास नहीं है। हमारे पास वो ताकत है। समय को समझेंगे तो जीवन समझ में आएगा, और जीवन की मूल्यवत्ता समझेंगे तो समय की समझ विकसित होगी। एक वर्ष का कितना मूल्य होता है, एक महीने का कितना मूल्य होता है, एक दिन का कितना मूल्य, एक घंटे का कितना मूल्य, एक मिनट और एक सेकंड का कितना मूल्य होता है। अगर यह समझना है तो उस विद्यार्थी के पास पहुंचे जो फेल हो गया। वो बताएगा कि एक वर्ष का कितना महत्वपूर्ण समय होता है। एक महीने का मूल्य वो महिला बता सकेगी जिसके बच्चे ने 1 महीने पहले जन्म ले लिया। वो जिंदगी भर कहेगी मंद बुद्धि इसीलिए रहा, अगर 1 महीने बाद पैदा होता तो कितना अच्छा। एक दिन का मूल्य समझना होगा तो जाना होगा उस मजदूर के पास जिसे आज काम नहीं मिला, चिंतित मुद्रा में घर जा रहा है। आज चूल्हा कैसे जलेगा, आज मुझे काम नहीं। 1 घंटे का मूल्य समझने के लिए सिकंदर की तरफ जाना होगा, जिसने मौत से पहले कहा था, काश 1 घंटे की मोहलत मिल जाए तो मैं अपना आधा राज्य दे दूं, पर मिली नहीं। 1 मिनट का मूल्य अगर समझना है तो उस व्यक्ति से समझिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने से ठीक 1 मिनट पहले निकल गए। और 1 सेकंड का मूल्य समझना होगा तो ओलंपिक के खिलाड़ी को 1 सेकंड के कारण स्वर्ण पदक से वंचित रहेगा। सोचें, विचार करें, समय कितना मूल्यवान है और इसकी मूल्यवत्ता को समझने के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जीवन शैली को बदलने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कब कैसा व्यवहार करना है। अगर हमारी जीवन शैली समय के साथ नहीं जुड़ी होगी तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित रह जाएंगे।
आज की जीवन शैली रात को 12, 1, 2 बजे सोना और सुबह 9, 10 बजे उठना। और फिर क्या चाहते हो कि हम बुद्धिमान, विवेक संपन्न, स्वस्थ रहे। लेकिन उसके लिए तो ये नीति वाक्य रहा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी, वेल्दी, वाइज, तीनों चीजें पसंद है तो सोने और उठने के क्रम को बदलना होगा। आज की जो आदत है, मैं कहना चाहूंगी आप सभी से, वो भाग्यशाली है जो सूरज के उगने से पहले उठता है और वो अपने सौभाग्य को कम कर रहा है जो लेट उठ रहा है। क्योंकि समय रबड़ तो है नहीं, आप उसे खींच कर नहीं बढ़ा सकते। जो है, जितना है, जैसा है, वो उतना ही रहेगा। जरूरत है समय को समझने का प्रयास किया जाए और समय के आधार पर जीवन शैली का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्या करें, आजकल तो ऐसा ही ढर्रा चल रहा है। ये आजकल के साथ अपने आप को मत जोड़िए। देखिए अपनी अहमियत, शैली को, जीवनचर्या को व्यवस्थित करके आप कितना प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके हाथ की बात है। अगर इससे आगे मैं बढ़ूं तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि कोरा जीवन संवरता नहीं है। समय का सही उपयोग करने के बाद भी जीवन नहीं संवरता। उसके कुछ और फैक्टर तत्व भी है जिसकी चेतना उन बिंदुओं पर जागृत है, वह व्यक्ति जीवंत व्यक्तित्व का धनी। कौन से वे तत्व? मैं पहली बात ये कहना चाहूंगी, दुनियादारी रिश्तों के बीच चल रही है। जरूरत है कंपनी को संभालने की, तो जरूरत यह भी है रिश्तों को संभालने की। क्योंकि जीवन भी एक कंपनी से कम नहीं है। कंपनी में सारे मैनेजमेंट सही होते हैं तो कंपनी की रफ्तार और ग्रोथ सही होती है। ठीक इसी तरह रिश्ते ठीक होते हैं तो जिंदगी की कंपनी भी ग्रोथ करती है और उसके साथ साथ पैदा होता है आनंद, सुख और चैन। जब मैं रिश्ते की बात कर रही हूं तो लगता है आजकल के रिश्तों में गहराई कम है और दिखावा ज्यादा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारी स्वार्थी चेतना काम कर रही है। हमें पूरा स्वार्थी जीवन नहीं चाहिए। हमारी तो भारतीय संस्कृति परार्थ और परमार्थ तक ले जाने वाली संस्कृति है, जो हमें सिखाती है कि स्वार्थ के साथ परार्थ से जुड़ो और परार्थ से जुड़कर परमात्मा तक जुड़ने का परमार्थ और पुरुषार्थ करो। सोचे, विचार करें। हमारी संस्कृति के आदर्श पुरुषों में भगवान महावीर आदर्श हैं, जिन्होंने मां के गर्भ में रहते हुए मां के दुख और सुख का संवेदन किया और संकल्प कर लिया था कि मेरे हलन चलन से मां को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा उदाहरण संवेदना का, ऐसा करुणा का उदाहरण है, कहीं और मिले तो जरूर हमें बदला। मैं बात करूं श्री राम की, वो व्यक्तित्व जो आज तक हर घट में बस रहा है। क्यों? उस व्यक्तित्व ने रिश्तों को जिस ढंग से संभाला और जिया, आज भी जीवंत प्रेरणा है। बात उस समय की है जब लक्ष्मण और सीता के साथ राम वनवास जा रहे हैं। चित्रकूट घाट पर उन्होंने रात व्यतीत की। रास्ते में जाते हुए एक जगह कांटा लगा।
और जिस समय कांटे को निकाला गया, कहते हैं खून आ गया। सीता और लक्ष्मण को लगा ये जिंदगी के कांटे न जाने कितनी बार खून निकालेंगे और न जाने कैसी मनस्थिति को पैदा करेंगे। बंधुओं, उस समय श्री राम खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हे वन देवी, तुम जहां कहीं भी हो मेरी बात को सुनना। मैं निवेदन कर रहा हूं तुमसे कि थोड़ी देर के लिए अपने आंचल के कांटों को समेट लेना मैया। मेरा छोटा भाई भरत इधर से गुजरेगा। क्या कह रहे हैं? आत्मविश्वास बोल रहा है कि मेरा छोटा भाई भरत आएगा। उसके पैर में अगर कांटा लगा अच्छा नहीं होगा। इसलिए वन देवी, हे अंबे, मैं कह रहा हूं अपने कांटों को समेट लेना आंचल। और कहते हैं जो ही श्री राम ने ये बात कह करके मौन किया और वन देवी साक्षात प्रकट होती और कह रही है, प्रभु निवेदन नहीं, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। और आपने जो कुछ कहा है वो सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। मगर मन में एक बात आ गई, पूछूं? बोलो मैया, पूछो कि आपका छोटा भाई भरत क्या इतना कोमल है? एक कांटे की पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाएगा, जिसके लिए बड़े भाई को चिंता करनी पड़ रही है कि मेरे छोटे भाई के लिए सारे कांटों को आंचल में समेट लेना समझ में नहीं आया। सुनिए, गदगद स्वर में श्री राम कह रहे हैं, माते मेरा भाई वज्र की तरह है। ये छोटे मोटे कांटे उसे परेशान नहीं कर सकते। बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ों से खेलने वाली वो जान है, वो व्यक्तित्व है। पर मैं जो बात कह रहा हूं, कांटे समेटने की बात इसलिए कह रहा हूं कि जब वो मेरा भाई यहां से गुजरेगा, उसके पैर में भी कांटा लग सकता है, कांटा लगेगा। और जैसे ही कांटा उसके लगेगा, उसे कांटे की पीड़ा नहीं होगी, मगर उसका दिल चूर चूर हो जाएगा कि मेरे भैया को भी कांटा लगा। सोचिए, विचार करें और चिंतन करें, आज हमारी क्या मनस्थिति है। एक भाई दूसरे भाई के प्रति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, किस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम याद करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को संवार लेंगे, नहीं संवरेगी। भाई भाई की भुजा होती है। एक भाई के गगनचुंबी अट्टालिका है और एक भाई झोपड़ी में रह रहा है। आप कहेंगे उसकी तकदीर ही ऐसी है। नहीं, तकदीर ऐसी नहीं, आपके सहयोग से वो तकदीर भी चमक सकती है। अरे दूसरों का सहयोग करते हो वाहवाही लूटने के लिए, और भाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान देना है, जिंदगी को संवारने के लिए ऐसे रिश्तों को संवारने की जरूरत है। आगे बढ़, रिश्ते संवरते हैं कब? अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति का व्यवहार। वो रिश्ते और अधिक मजबूत भी करते हैं
और वही वाणी और व्यवहार दूरियां भी पैदा कर देता है। बॉन्डिंग चाहिए तो वाणी में मिस्त्री चाहिए। जबान शिरी तो मुल्क गिरी। वाणी में अगर कड़वापन है और आपने कतली और गुलाब जामुन परोस दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कड़वी वाणी इतनी कड़वी लगती है कि एक बार तो जहर भी उसके सामने मीठा होता है। वाणी का कड़वापन व्यवहार को भी कड़वा बना देता है। जरूरत है हम वाणी का उपयोग सोच समझकर करने का प्रयास करें। यह वाणी, ये भाषा, कहा गया है शब्दों में जान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती और इन्हीं से अजान होती है। शब्दों में बहुत बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती और इन्हीं से अजान होती है। ये जीवन समंदर के वो मोती है। ये जीवन समंदर के वो मोती है जिनसे इंसान की पहचान होती है, जिससे इंसान की पहचान होती है। जरूरत है, आवश्यकता है कि हम कैसे बोलते हैं। एक सेठ था, 3 साल से गांव में बरसात नहीं हो रही थी। दुर्भिक्ष की स्थिति थी। दुकानदारी बंद हो चली थी। एक दिन पत्नी से कहा कि अब मेरे पास तुम्हें घर खर्चे के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्या करूं? तो पत्नी ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? कि मैं कुछ सोच तो रहा हूं लेकिन संकोच है, वो बात तुम्हें कहूं कैसे? तो उसने कहा, संकोच से काम नहीं चलेगा। आप मुझे ही खुल के नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? आपके मन में जो प्लान, योजना चल रही है, बताएं तो सही। हो सकता है मैं भी आपका कुछ सहयोग कर सकूं। तब उसने कहा, मैं अब कहीं गांव से बाहर दूसरी जगह जाकर कुछ काम करना चाहता हूं। यहां तो मैं सर्विस नहीं कर सकता, लेकिन बाहर तो कुछ भी कर सकता हूं। काम या सर्विस जो कुछ मिलेगा करना चाहता हूं, ताकि घर की व्यवस्था अच्छी तरह से रह सके। संकोच इस बात का है कि तुम फिर परिवार को हैंडल कैसे करोगे। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी, ऐसे वक्त में वो कंधे से कंधा मिलाकर, ढाल बनकर, बैकबोन बनकर खड़ी हो जाए और कहे, हम संभाल लेंगे, आप अपने आप को संभालिए, बाकी हो जाएगा। उस पत्नी ने, उस सेठ की धर्म पत्नी ने यही कहा कि मैं संभाल लूंगी, आप चिंता न करें, मेरे पास अभी कुछ साधन संपदा है। आप जितने भी वक्त लगा करके आएंगे, मैं पीछे से व्यवस्था देख लूंगी, और नहीं तो गहने तो बहुत पड़े हैं, उन्हें कहीं रख कर पैसे की व्यवस्था कर लूंगी और घर चला लूंगी। सेठ को तसल्ली हो गई और उसने कहा, फिर तैयारी कर दो। तैयारी हो रही थी, इसी बीच पड़ोसी भाई आया। देखा ये क्या सरंजाम हो रहा है, कहाँ की तैयारी? तो सेठ ने कहा, भाई अब बाहर जाकर के बिजनेस करने की तैयारी, यहाँ तो ठीक से कमाई नहीं हो रही है। तो उस पड़ोसी सेठ ने कहा, सेठ जी मेहरबानी करो, जो हालत आपकी है वो हालत मेरी भी है, मुझे साथ ले चलो। उस सेठ ने कहा, भाई हाथ जोड़ता, मैं तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा। क्यों? कि तू बोले रहा, कुछ का कुछ बोलता रहता है। गांव वाले तो तुझे जानते हैं और सबको पता है कि तू खीर में मुसरा, छींटे तेरे भी लगते हैं, पर आदत की लाचारी है। गांव वाले जानते हैं, पराये लोग जानेंगे नहीं, वहां मुश्किल पैदा हो जाएगी, विपत्ति खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा।
उस सेठ ने, पड़ोसी ने कहा, सेठ माना यह मेरी आदत है, पर आदत में बदलाव आदमी ही कर सकता है। मैं यकीन दिलाता हूं, एक शब्द भी बिना पूछे नहीं बोलूंगा, और विश्वास न हो तो मेरे मुंह पर पट्टी बांध दो, ले चलो, मेरी भी हालत खस्ता है। और पत्नी ने इशारा किया, आज तो पत्नियां दिन रात बोलती है, वो जमाना भी देखा। सब जानते हैं, पत्नी ने इशारा करते हुए कहा, 1 से 2 हो जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, चले जाओ। दोनों वहां से रवाना हो गए। 4-5 दिन बीत गए, जंगल का रास्ता था, और बंतु एक दिन खाने का सामान भी पूरा हो गया, पानी भी समाप्त हो गया, मगर मंजिल नहीं मिली। और तब उस सेठ ने, जिसका मोहनलाल नाम रख देते हैं, मोहनलाल ने पड़ोसी सेठ से कहा, रामलाल, कोई नहीं ना, रामलाल मोहनलाल, तो कहा, रामलाल प्यास बहुत लगी है, तू पानी की व्यवस्था कर। लोटा निकाल करके दिया कि पानी लेकर आ। जब वो जाने लगा तो एक आवाज दी, वो कहा, देख ध्यान रखना, तो अकेला जा रहा है। तो कहा, सेठ इतनी तो अक्ल मैं भी रखता हूं, यहां लड़ाई थोड़ी करूंगा, आराम से पानी लेकर आ। बंधु गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक महिला कुएं से पानी निकालती हुई दिखाई। फटाफट वहां तक गया और जाते कहा, अरे मेरे बाप की औरत, 1 लोटा पानी दे। अरे मेरे बाप की औरत, 1 लोटा पानी दे। पानी मिलेगा? उस ग्रामीण महिला ने आओ देखा न ताव, हाथ में लोहे की बाल्टी थी, सिर पे दे मारी, जख्म हो गया, खून आने लगा, बिना पानी के लौट गया, और कुछ ही दूर चलने के बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। अब मोहनलाल जी इंतजार कर रहे हैं, राम राम करता, रामलाल आएगा, आया। और जब वो कुछ समय के तक नहीं आया तो सेठ ने सोचा, किन्हीं पराए पद चिन्हों से, किन्हीं पराए पद चिन्हों से पारन जीवन पथ होता है, किन्हीं पराए पद चिन्हों से पारन जीवन पथ होता है, अपने ही आदर्शों द्वारा वाहित जीवन रथ होता है, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं। रवाना हुए। फिर 1 लोटा निकाला, कुछ दूर गए, कुआं आया, महिला पानी निकाल रही थी, और जाते ही कहा, माँ एक प्यासा बटोही आया है, पानी पिलाने की मेहरबानी करोगी? और उसने कहा, बेटे 1 क्यों 4 लोटे पानी पियो। देखिए कितना छोटा और कितना प्यारा शब्द है माँ। संभवतः शब्दकोश में 1 अक्षर वाला इकलौता यही शब्द है। माँ एक शब्द का जो प्रभाव देखिए, माँ तेरी गोदी से बढ़कर महल कहाँ है, माँ तेरी गोदी से बढ़कर महल कहाँ है, लाखों महल खड़े हैं माँ की गोद जगह। बच्चे को एक माँ की गोद मिल जाए, उसे लगता है दुनिया भर की दौलत मिल गई। पानी पिया, तृप्त हुआ और कहा, माँ मेरा एक साथी भी प्यासा होगा, 1 लोटा पानी और चाहिए। तो पानी लेकर वो रवाना हुआ। पद चिन्ह देखे, चरण तो रामलाल के ही लगते हैं। उन्हीं पद चिन्हों की तरफ जब आगे बढ़ा तो देखा दूर से कि वो तो जंगल में गिरा हुआ पड़ा है। जाते ही निगाह की बेहोश है।
तो सोचा कोई चक्कर वक्कर आ गया होगा। मुझे भी प्यास लगी थी तो इसे भी प्यास लगी होगी, मारे प्यास की स्थिति बन गई। थोड़े पानी के छींटे दिए, हवा डाली और उसने आंख खोली और कहा, मोहनलाल जी पानी लेकर आ गए? कि हाँ बिल्कुल लेकर आ गया। कहां से? कि बस यहीं से थोड़ी सी दूर एक कुआं था, महिला पानी निकाल रही थी, वहां से मैं पानी लेकर आया। तो क्या कहा आपने? कि मैंने कहा माँ एक लोटा पानी चाहिए। तो कहा यही बात मैंने की, अरे मेरे बाप की औरत। मैं ये बताना चाह रही हूं कि एक शब्द ने पानी पिलाया और एक शब्द से मार पड़ गई। अर्थ बाद में देखे जाते हैं, शब्द पहले सुने जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, डिजाइन योर लाइफ। अगर अपनी जिंदगी को संवारना है, सुधारना है, रिश्तों की मीनार को मजबूती देनी है, तो अपनी वाणी और व्यवहार इन दोनों को ठीक रखना होगा और ध्यान देना होगा। कई बार कमेंट करने की हमारी आदत होती है, किसी बात पर कैसा भी करके चले जाते हैं, पर ध्यान देना, विचार करना, मेरी इस टिप्पणी से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा है। आप तो कहकर चले गए, वो बेचारा पूरे दिन परेशान हो गया, आर्त ध्यान में चला गया। ऐसे कमेंट नहीं, ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं। हम अपने आप के हर शब्द को बोल तोल मोल के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पूछा था एक शिष्य ने गुरु से कि गुरुदेव दुनिया में समझदार कौन है और मूर्ख कौन है? तो गुरु ने कहा, वत्स जो सोचकर बोलता है वो समझदार और जो बोलकर सोचता है वो मूर्ख। छोटी सी परिभाषा, लेकिन जीवन का यथार्थ दिखा रही है। हमें विचार करना है कि हमारी जीवन शैली में कौन से तत्व हमें ऐड करने हैं और किन को नेगेटिव करने हैं, डिलीट करने हैं। अगर बुरे विचार हैं तो डिलीट कर दीजिए, वरना आप मोबाइल धारी जानते हैं हैंग हो जाएगा मोबाइल। अरे मोबाइल हैंग नहीं, दिमाग भी तो हैंग होता है। कितने विचार उल जलूल भरे पड़े हैं, उनको निकालने के लिए जरूरत है व्यक्ति का साफ और सीधा रास्ता हो, जिस रास्ते पर चलकर वह खुद को संवार सके, परिवार को संवार सके, रिश्तों को संवार सके, और परिवार के बाद की जो इकाई है वो समाज है, वो भी हमारा अपना है, उसके प्रति भी हमारा बहुत कुछ दायित्व है। तो मैं बताना चाहूंगी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह मार्गदर्शन देने वाले मार्गदर्शक आचार्य श्री महाश्रवण जी एकादशवें अनुशासता के रूप में उपलब्ध है। मानना चाहिए 10 आचार्यों की पुण्याई अकेले भोग रहे। खुद की पुण्याई और 10 आचार्यों की पुण्याई कितना बड़ा ठाट बाट है। माना ऐसे गुरु भी सौभाग्य से मिलते हैं। आज परिवार में एक बाप के अगर 2 बेटे हैं तो उन 2 को कंट्रोल में रखने में पसीना आता है। अरे एक है तो भी बहुत है। ट्यूरिंग नहीं मिल रही है, विचार नहीं मिल रहे हैं, और क्या कहते हैं, जनरेशन गैप। ये कैसा गैप? अपने पिता के अनुभवों से गुजरकर आप अपनी शक्ति का सम्यक उपयोग करें, ऐसा सिखा रहे हैं हमारे गुरुदेव मास्टर, जो पूर्वाचार्यों की पुण्याई भोग रहे हैं और पूर्वाचार्यों के नाम और निर्णयों को रोशन कर रहे हैं। जरूरत है आप और हम सब आध्यात्मिक उन्नयन के साथ आगे बढ़े, अभ्यास के सांचे में जीवन को ढालने का प्रयास करें और जिंदगी को संवारे। ओम आर्य। आज का हमारा क्या अविद्या नामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे